बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन। इस साल ये जो साल का पहला दिन होता है, इसमें हमारे अंदर एक नई एनर्जी होती है, एक नई उम्मीद होती है, नई तमन्नाएं होती हैं, क्योंकि हमने अपने लिए गोल सेट किए होते हैं, हमने टारगेट सेट किए होते हैं और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद होते हैं कि इस साल इंशाल्लाह हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये जो साल है, नया साल है, हमारी इनफरादी ज़िंदगी के लिए तो बेहतरीन साल साबित हो। इसी के साथ साथ हमारे मुल्क, हमारे कौम, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए ये साल बेहतरीन साल साबित हो। हमने देखा 2025 का साल हमारे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल था। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स में बहुत कुछ अचीव किया, हमने इकनॉमिकली बहुत कुछ अचीव किया, हम स्टेबलाइजेशन की तरफ गए। अब इस साल हमने ग्रो करना है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की रहमत से हमारा प्यारा पाकिस्तान इस साल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। नाज़रीन, मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने तफसीलन जो है वो मुल्तान शहर के हवाले से गुफ्तगू करनी है कि ये साल 2025 का साल मुल्तान के लिए किस तरह का रहा, किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, क्या क्या उम्मीदें थी लोगों की, क्या उन उम्मीदों पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा भी उतरी। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना सलमान ज़मीर साहब, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इसी के साथ साथ एंकर पर्सन के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तयामा, आपको भी और हमारे पूरे व्यूअर्स को भी और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से भी जो है वो नया साल मुबारक हो। थैंक यू सो मच अन साहब। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल तुफैल साहब, जो कि ब्रेन बेस्ड कोच हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमने अपने गोल्स तो सेट कर ली हैं, इन गोल्स को अचीव किस तरह करना है। हम चीप डोपामीन के दौर पर रह रहे हैं। हम लोग जो है अपने गोल्स को अचीव करना था, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करके अपने आप को जो है वो रिलैक्स करना था, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, घर जाते हैं, डूम स्क्रोलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं और अपने गोल से कहीं पीछे हट जाते हैं और रात को सोचते हैं, फिर पछताते हैं कि कल सुबह दोबारा उठूंगा और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लग जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा उसी लूप में लग जाते हैं। तो इस लूप को किस तरह तोड़ना है और अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, तो सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान साहब, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन में ज़रा मुझे बताएं कि ये साल साउथ पंजाब के लिए किस तरह का साल रहा 2025 का, और 2026 का साल आप किस तरह देख रहे हैं? तो हम एक लाइन में तो हम नहीं समेट सकते। ज़िंदगी जो है वो 365 दिन पर मुहित होती है और उसे एक लाइन में अगर समेटा जाए तो फिर मैं बस इतना ही कहूँगा कि वक्त वो भी नहीं रहा, वक्त ये भी नहीं रहेगा। फिर इसे चाहे आप पॉजिटिव में ले लें, चाहे इसे आप नेगेटिव में ले लें। अगर किसी के लिए खुशी का साल गुजरा है तो वो इतना ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ज़्यादा खुशी जब होती है तो आपके फैसले भी गलत करवा देती है आपसे, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट जो है वो आपको गलत फैसले करवाने पर मजबूर हो जाता है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो उस वक्त सप्रेस हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर किसी का साल बुरा है, गुजरा है, तो उसके लिए भी फिर यही है कि आने वाला वक्त जो है उसके लिए बेहतर होगा अगर उसने 2025 में कोई गलतियां की हैं उनसे वो सीखे और सीख कर 2026 को उस तरह ना गुजारे। अच्छा, इसी के साथ ही अब बात करते हैं कि 2025 साल कैसा रहा। देखो, तो हम बात ये है कि जब जिंदगियां गुजर रही होती हैं ना, तो लोगों के एक सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट होता है वो होता है अपने प्यारों को मिस करना। बिल्कुल। साल 2025 में कई ऐसे लोग होंगे जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए और कई ऐसे लोग भी होंगे जिनकी घरों में नई खुशियां आई हैं, चाहे वो फिर शादी के लिहाज से हो, बच्चों के लिहाज से हो, या फिर किसी कारोबार के लिहाज से हो। आपने सलमान साहब ज़ाती तौर पर किस को ज़्यादा मिस किया इस साल? मैं वही चीज़ ही सोच रहा था कि तिहामा बाप एक बहुत बड़ा साया। यार, मेरे वालिद साहब को मैं बहुत मिस किया कि मेरी जो आज मैं जिस तरह हूँ, मैं अब क्या कहूँ कि ना मैं अपने बाप को बड़ा मिस कर रहा हूँ। यार, मेरी जो अचीवमेंट्स थी वो मेरे वालिद साहब अगर देखते
तो शायद आज वो रक्ष करते कि वाकई मैंने अपनी औलाद को किस तरीके से पाला है। बिल्कुल। देखो, माँ बाप जो होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से पालते हैं बच्चे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि किसी के माँ बाप कम करते हैं, किसी के ज़्यादा करते हैं, मगर वो करते उसी तरीके से हैं जितनी उसकी जान होती है। बिल्कुल। एक इंसान में जितनी जान होगी, जितनी सख्त होगी, वो उतना ही डिलीवर कर पाएगा। तो वालिद साहब की को मिस करना एक ऐसा था कि जैसे यार जिंदगी ही ख़त्म हो गई। जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक, मैं आज जहाँ बैठा हूँ वहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने मेरी मदद की। क्योंकि मुझे ये देखें कि मैं बच्चा था तो मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता था। एक न एक सहारे की ज़रूरत थी और मुझे सिखाने की ज़रूरत थी। वो बाप का साया जो आपको हर चीज़ सिखाता है, कदम कदम पर बताता है कि आपने ज़िंदगी के किस मोड़ पे क्या फ़ैसला करना है, और जब आप अचीव कर लेते हैं उस वक्त वो अल्लाह ताला जो है वो फ़ैसला करता है कि नहीं, आपका सफ़र यहीं तक था और अब आपने मेरे पास आ जाना है। बड़ा एक हमा ऐसा बहुत बड़ी बात है कि आपने, कि वाकई ऐसा है। मगर एक चीज़ जो मेरे वालिद साहब को जिस तरीके से जाना था, वो मुझे थोड़ा सा पिंच कर गया कि बिल्कुल सही सलामत डॉक्टरों के पास जब लेकर गया तो डॉक्टरों ने कहा कि जी सर, ही इज़ नो मोर। यानी कि विद इन अ सेकेंड्स मेरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई। और मैं बस उस चीज़ को क्या याद करूं यार बस नाज़रीन, थोड़ा सा माहौल इस तरह का हो चुका है कि यहाँ पर राना साहब जो हैं वो थोड़े गमज़दा हो चुके हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स को हमेशा जब भी आप अपने प्यारों को याद करते हैं तो आप बिल्कुल अपने आंसू नहीं संभाल पाते। तो इसी एक थॉट के साथ हम लोग को एक वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। हमने अपना जो टॉपिक्स आज के सेट किए हैं उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अपने प्यारों को याद कर रहे थे कि हर किसी के लिए जो साल है वो डिफरेंट होता है। किसी के लिए कामयाबियों भरा साल था, किसी के लिए नाकामियों से भरा हुआ साल था, लेकिन कोई भी फेलियर ऐसा फेलियर नहीं होता जिससे हम सीखें ना। और वहीं पर कुछ लोग जो है वो अपने प्यारों को याद कर रहे थे जो उस साल उनसे बिछड़ गए, जिन्होंने उनको चलना सिखाया। ख़ास तौर पर पेरेंट्स का नाज़रीन ऐसा साया होता है आपके सर पर जो आपको बड़ा हिम्मत देता है, हौसला देता है कि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मेरे साथ, ये एक ऐसा पिलर है, ये हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। मैं जो कर लूँ मुझे हमेशा सिखाएगा, मुझे हमेशा बताएगा कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या क्या नहीं करना। नाज़रीन, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, उसके फ़ैसले हैं, उसके फ़ैसलों से हम जो है वो उसको नहीं समझ सकते। ये अल्लाह के काम है कि अल्लाह ने किसको कितनी ज़िंदगी देनी है और हमने उस पर इक्तफ़ा करना है। यही हमारा ईमान है, यही हमारा दीन है और यही इस्लाम है। नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, बताइएगा कि ये 2025 का साल आपके लिए किस तरह का साल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा और मैंने होलिस्टिकली अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं से बहुत सारी कामयाबी हासिल की। उसमें सेहत के हवाले से भी है, उसमें तालीम के हवाले से भी है, जहन की मेंटल डेवलपमेंट के हवाले से है और इमोशनल और स्पिरिचुअल हवाले से भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी मुझे कामयाबियाँ दी। कुछ सेटबैक्स भी हुए, लेकिन सेटबैक्स एक्चुअली लर्निंग होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही तो आप उसको चेंज करके दोबारा से कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला कामयाबी देता है। अच्छा सर, हम लोग क्योंकि ब्रेन बेस्ड कोच हैं आप, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि पहले तो इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा, ये ब्रेन बेस्ड कोचिंग ये किस तरह की कोचिंग है? एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट। ये एक्चुअली उन्होंने डेवलप किया है कि इंसान की जो न्यूरो बायोलॉजी है, जैसे हमारा दिमाग की बायोलॉजी बनी हुई है, उसको समझते हुए ऐसी कोचिंग इंटरवेंशंस डेवलप की जाएं जो आपके जहन को डेवलप करें और आपके जहन की न्यूरो केमिस्ट्री को समझते हुए डेवलप करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे अभी नया साल स्टार्ट हो रहा है, राना साहब भी थोड़े से गमज़दा हो गए,
हम लोगों ने जब भी अपने गोल्स और अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं, हम टारगेट्स अपने लिए सेट करते हैं और फिर हम जब उसको अचीव करते जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जी, हम अपने गोल्स की तरफ जो है वो गामसन है। इसमें कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे हम फिर डिट्रैक हो जाते हैं। तो एक तो उससे किस तरह बचना है और ओवरऑल अपने गोल्स को किस तरह हमने जो है वो अचीव करना है? देखिए, सबसे पहली तो बुनियादी ज़रूरत ये है कि हम अपने गोल्स का तयन करें। लेकिन ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि 80% के करीब लोग जो है वो अपने कोई फॉर्मल गोल्स बनाते ही नहीं हैं। ख्वाहिशात तो होती हैं लेकिन वो गोल्स नहीं होते। से मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है वो एक गाड़ी ले लूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई घर ले लूँ या करियर में तरक्की कर लूँ, लेकिन ये ख्वाहिश है, गोल नहीं है। गोल को प्रॉपर आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। हम एक्चुअली लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट जी रहे हैं, बस ज़िंदगी गुजार रहे अच्छा, हैं। ये जब भी आपने ख्वाहिश और गोल के जो बात की, इसको ज़रा डिफरेंशिएट कीजिएगा कि गोल क्या है फिर और ख्वाहिश क्या है? कि एक गोल तो फिर यही होता है ना इंसान का कि मैं अपने आप को अगले 20 सालों में अब एक कंपनी का सीईओ देखता हूँ, या मैं मुल्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट देखता हूँ, या मैं इस साल बोर्ड में जो है वो टॉप करूँगा। तो गोल तो हमारा वही है, तो इसमें और ख्वाहिश में फिर फ़र्क क्या हो गया? ख्वाहिश में ये फ़र्क है कि ख्वाहिश के अंदर पूरे एलिमेंट नहीं होते गोल के। से मैं कहूँ कि मैं अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ, अब अक्सर जो है वो लोगों की ये ख्वाहिश होगी, लेकिन जब उसको गोल बनाना है तो उसको आपने स्पेसिफिक रखना है कि अच्छा मुसलमान की क्या खसूसियात हैं जो मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ। फिर उसको मेजरेबल रखना है। पीटर ड्रकर कहता है कि जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। जब आप मेजर ही नहीं कर सकते कि अच्छे मुसलमान की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप अच्छे मुसलमान बने? फिर उसको रियलिस्टिक आपने बनाना है कि अगर ऐसा मैं कोई टारगेट बनाऊं जो अचीवेबल ना हो तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा। और फिर उसको टाइम बाउंड रखना है कि मैं 1 साल में यहाँ तक पहुँचूँगा, 2 साल में मैं ये एलिमेंट करूँगा कवर। से मैं चाहता हूँ कि जी मेरी सैलरी जो है वो 8 फिगर हो जाए, तो क्या वो एक दिन में हो जाएगी? नहीं, उसके लिए मुझे गोल्स बनाने पड़ेंगे, टाइम बाउंड होंगे और मुझे पता चलेगा कि ये अचीवेबल हैं, मेजरेबल हैं, स्पेसिफिक हैं, तब वो गोल होगा। ख्वाहिशात तो हमारे बहुत सारे होते हैं। वो किसी शायर का है कि जी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन कम निकले। अच्छा जनाब, जैसे अब आप कह रहे हैं कि मैयर हमने करना है, अब ऐसा लाइफ एक लीनियर तो नहीं है ना। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है। हमने गोल सेट किया, फ़र्ज़ करें कि मैंने इस साल बोर्ड में टॉप करना है, मैंने उसके लिए अंत तक मेहनत की, लेकिन उस मेहनत करते हुए मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स का कोई हादसा हो सकता है, या कोई गमी हो सकती है, कोई खुशी हो सकती है। तो ये सारे तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है। हम किस तरह मैयर कर सकते हैं एक पॉइंट ए पे, अगर हम उस वक्त नहीं पहुंचे तो हमें क्या लगेगा कि क्या मैं अपने गोल के रास्ते से हट चुका हूँ, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा था? तो इसको ज़रा डिफाइन बताइएगा। देखें, जो अल्लाह ताला ने ये साइकिल्स हमारी ज़िंदगी में दी हैं कि दिन है, रात है, हफ्ता है, महीना है, साल है, ठीक है। ये एक किस्म के माइलस्टोन हैं। जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो अगर आपने 10 किलोमीटर वॉक करनी है तो माइलस्टोन्स लगे होते हैं। अगर आपने लाहौर जाना है तो आपको पता है कि 300 कुछ किलोमीटर है, लेकिन हर किलोमीटर के बाद वो आपको बताता है कि इतने किलोमीटर हो गए हैं। तो इस तरह जब हम कोई बड़ा गोल बनाते हैं तो उसके छोटे गोल्स में जो है डिवाइड करते हैं। हमें पता चलता है कि हम ट्रैक पे चल रहे हैं या डी ट्रैक हो गए। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से हम डी ट्रैक हो गए हैं तो फिर हम अपनी सिमत दुरुस्त कर लेते हैं। जो कमी कोताही रह गई होती है उस साइकिल में, उसको अगले साइकिल में पूरा कर लेते हैं। से अगर आप कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे, पिछले साल में नहीं अचीव कर सके, तो उसका मतलब है कि उसको दोबारा से जो है वो कंफर्म करें और अपना अज़म बेहतर करें कि मैं इस साल में ज़रूर अचीव करूँगा। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो आपने सोचा, आपका ये गोल था, ये तो एक लीनियर पाथ हो गया ना। आप उस गोल की तरफ चल रहे थे, आपने उसको अचीव करने के लिए अपनी तय जो मेहनत कर सकते थे, वो जो आप सोच भी नहीं रहे थे, अनथिंकेबल सर्कमस्टांसेस जो अल्लाह ताला की तरफ से थे, उसका फिर मुकाबला किस तरह करना है? उसका मुकाबला आपने हिम्मत से करना है, अपनी सलाहियत से करना है। आपने हर एक साइकिल के बाद, जैसे ये न्यू ईयर आया है, आप रिव्यू करेंगे कि मेरे पिछले साल के गोल क्या थे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या सेटबैक्स पेश आए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ज़िंदगी लीनियर नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी आपको रेजिलियंस का मुजाहरा करना है।
तो जहाँ आपको नताइज नहीं मिले, आप उसको रिव्यू करेंगे कि क्या वजह थी, मेरी तरफ से कुछ कोशिश में कमी रह गई थी या हालात मेरे कंट्रोल से बाहर थे। तो फिर आप उसको रिव्यू करके एक नए पर्सपेक्टिव के साथ एक नया गोल बनाएंगे और उसकी अचीवमेंट के लिए कोशिश करेंगे। आपको अपनी मोटिवेशन और डायरेक्शन सही रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें अचीव कर रहे हैं अपने गोल को और उसमें अनथिंकेबल सर्कमस्टांसेस को इस तरह आ रहे हैं कि हम अपने गोल से डिट्रैक कर रहे हैं, तो एक तो हम अपने अपने आप को वापस लेकर आना है। तो ये बताइएगा कि हमें कब ये तयन कर लेना है कि हाँ, मैंने अपने ये गोल जो है वो अचीव कर लिया। इसका ज़रा ब्रीफ सा आंसर दीजिएगा, बल्कि तफसीलन आंसर दीजिएगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि गोल्स को किस तरह हमने अचीव करना है, और अगर उसमें कोई अनथिंकेबल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जो आपके उस प्लान का हिस्सा नहीं थे, उनका मुकाबला आपने किस तरह करना है। तो सुहेल साहब ने बड़ा तफसीलन हमें इसके बारे में आगाह किया। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अगर हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं और हमें अचीव करते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि हम एक सर्टन पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर हमने कहाँ पर रुक जाना है कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना हुआ और मैंने जो है वो अपना रास्ता बदल लेना है। तो वो उस तरह उसके वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? देखिए, उसमें ज़रूरी है कि आप रिव्यू करें कि आपकी डायरेक्शन सही है। ओके। जो गोल आपने सेलेक्ट किया है वो गोल सही है। अगर वो सही है तो आपको अज़म का मुज़ाहरा करना है, हिम्मत का मुज़ाहरा करना है, कोशिश जारी रखनी है। सेटबैक्स जो हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, आते हैं। अगर आदमी सेटबैक से की वजह से पीछे हट जाए, अपने गोल से डिट्रैक हो जाए या हिम्मत हार दे, तो इस तरह तो कोई भी जो है वो गोल अचीव नहीं कर सकता। जो उलुल अज़्म लोग होते हैं वो हौसला रखते हैं, मोटिवेशन रखते हैं। अगर एक सेटबैक होता है उस पर काबू पाते हैं। ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एक रुकावटों की दौड़ की तरह है, उसमें रुकावटें आती हैं, आपने हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा। और जी सर, अपनी कंप्लीट कीजिए। और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करते रहना है। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है ना कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे साथ राना साहब जो है वो काम कर रहे हैं, सुहेल साहब जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, और मैं अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, और उसमें मुझे नज़र आता है कि सुहेल साहब का बिज़नेस तो बड़ा जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, मेरा वही फील्ड है, वही हर चीज़ है, मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। मेरे से वो गलतियाँ होती जा रही हैं, मैं उन पर काम भी कर रहा हूँ, अपने तय सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। तो फिर इस तरह के थॉट से किस तरह मुकाबला करना है? देखिए, उसमें पहली चीज़ है सेल्फ एनालिसिस। ओके। आपने एनालाइज करना है कि आर यू एट द राइट ट्रैक। ओके। और जो आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो सही हैं। मे बी आपके टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज सही ना हो, उनको आपको रिव्यू करना पड़े। और फिर अगर ये सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली ही गो में आप कामयाब हो जाएं। बाज़ आदमी को सेटबैक होते हैं और वो खड़ा रहता है तो वो टाइम आ जाता है कि वो ग्रो करने लग जाता है और वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट है वर्क लाइफ बैलेंस का। हम लोग अपने गोल्स जब बना लेते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने अंत तक मेहनत करनी है और अपने गोल्स को अचीव करना है। इसमें क्या रेस्ट और क्या दिन और क्या रात, और आपने बस मेहनत करते जाना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, आपने रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करना है और उसके बाद मेहनत करनी है। तो ज़रा इस वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट पे भी रोशनी डालिएगा थोड़ी सी। जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क लाइफ बैलेंस का। जब हम किसी गोल के सिलसिले पे मोटिवेटेड होते हैं या चाहे अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए मोटिवेटेड होते हैं, तो हमारा फोकस ज़्यादा उसकी तरफ हो जाता है। फिर हम अपनी दीगर जिम्मेदारियों को, अपनी लाइफ के दीगर पार्ट्स को जो है बैलेंस नहीं रख पाते। उसकी वजह से हमें सेटबैक होता है। से अगर मैं अपने जॉब की वजह से डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो मेरी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो सफ़र करेगी। अगर मैं अपने स्पिरिचुअल फ़राइज़ नहीं अदा कर पा रहा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो है हिट करेगी। अगर मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा तो मेरी फैमिली लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में होगी। तो मुझे बैलेंस रखना है, होलिस्टिकली देखना है, वर्क को भी देखना है और अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना है। दोनों को बैलेंस करना है और ये बैलेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने उन 24 आवर्स में कैसे उसको बैलेंस्ड ही लेके चलें।
सर बैलेंस करना जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। राना साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस साल जैसे हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की कि साउथ पंजाब के लिए मुल्तान सा रहा। आपने कहा कि एक लाइन में डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल होगा, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप एक्सप्लेन करें नाज़रीन के लिए कि इस साल किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, और आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं, ज़ाती तौर पर आपको क्या लगता है कि ये साल किस तरह का रहा? इस पे तफ़सीलन जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, और हम कोशिश कर रहे थे कि ये समझने की कोशिश करें कि साउथ पंजाब के लिए ये साल किस तरह रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राना साहब को जो है वो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ा। उन्होंने अपने दूसरे प्रोग्राम के शूट के लिए जाना था और थोड़ी सी टाइमिंग्स का इशू हो रहा था। हम दोबारा राना साहब को जो है वो प्रोग्राम में दावत देंगे, और ताकि वो तफसीलन हमें बता सकें कि ये साल साउथ पंजाब के लिए, ख़ास तौर पर मुल्तान के लिए किस तरह का रहा। सुहेल साहब, हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे थे कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहे थे कि हमने शॉर्ट गोल्स अचीव करने हैं और उसके बाद फिर हम अपने मेन गोल की तरफ जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा आंसर आजकल हमारी यूथ में चीप डोपामीन का है। हम रील्स देखते हैं, हम टिकटॉक देखते हैं, तो वो उस रील्स और टिकटॉक के लूप से किस तरह हमने बाहर आना है। अब मिसाल के तौर पर मैं आज घर जाऊँगा, मैं थका हुआ, मैं चाहूँगा कि मैं अपने कोई उठाऊँ मोबाइल, उसको डूम स्क्रॉल करूँ, उसके बाद सो जाऊँ। तो इस लूप में से किस तरह निकलना है हमने? देखिए, इसका बुनियादी जो इस वक्त वॉर हो रही है वो आपकी अटेंशन की हो रही है जी। जो सारे मीडिया, सोशल मीडियाज़ और मीडियाज़ वर्क कर रहे हैं वो आपकी अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। तो जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ हम जो है वो तय नहीं करेंगे कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, और बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी उसको हासिल करने की, तो हम डिट्रैक होते रहेंगे, हम फोकस लूज़ करते रहेंगे। तो हमें फोकस्ड रहना है। जैसे कि एक कुतुब नुमा जो है वो नॉर्थ की तरफ हमेशा उसका रुख होता है, तो हमें भी जो है ट्रू नॉर्थ की तरफ अपना रुख करना है। जो अपने मकासद हैं, जो अपने गोल्स हैं, उनकी तरफ रुख करना है। कई बार हम डिट्रैक होंगे और कई बार हमें जो है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर जो है अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन फिर हमें कोशिश करके अपना रुख अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ करना है, तभी हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम उस रास्ते को खो देंगे तो फिर हम मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। जो डिटर्मिन्ड इंसान होता है वो एक मुसाफिर होता है, उसकी एक मंजिल होती है, और जिसकी मंजिल नहीं होती वो तो आवारागर्द होता है, वो कोई मुसाफिर नहीं होता। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि बार बार करियर शिफ्ट करने का नुकसान किस तरह क्या होता है? अगर एक शख्स है जिसने एक गोल बनाया, वो उसको अचीव नहीं कर सका, उसने कहा नहीं अब मेरा दूसरा गोल होगा, मैं उसकी तरफ मेहनत करूँगा। 6-7 महीने बाद उसको लगा कि मैं ये भी अचीव नहीं कर सकता, और वो दूसरी तरफ चला गया। तो इस पूरे साइकिल का नुकसान किस तरह होता है उसको इन द लॉन्ग रन? उसमें नुकसान ये होता है कि फिर आप किसी चीज़ में भी जो है एक्सेल नहीं कर पाते। पहला स्टेप ये है कि अपने आप को पहचानें, अपनी सलाहियतों को, अपनी पर्सनालिटी को जो है वो शनाख्त करें उसकी, और उसके बाद देखें कि किस चीज़ में वो शख्सियत और वो सलाहियतें इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके मैकेनिकल स्किल्स अच्छे हैं तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और उसके बाद फिर अच्छी तरह सोच समझ के जब गोल बनाएं तो उसके ऊपर स्टिक करें। सर लास्ट हमारे पास 10 सेकंड्स हैं, 10 to 15 सेकंड्स हैं। अगर आप अपना कोई पैगाम इसी हवाले से कोई ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। जी, मैं ये पैगाम दूंगा कि सबको रिटन डाउन गोल्स बनाने चाहिए अपने एनुअल, और उसको रिव्यू करना चाहिए हर महीने कि वो उस पर कहाँ तक उन्होंने अमल किया, तभी वो अपने मंजिल को जो है वो अचीव कर सकते हैं। सुहेल तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े आसान अल्फाज में समझाया कि हमारे लिए गोल्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमने उन गोल्स को अचीव किस तरह करना है। नाज़रीन, साल के ये जो पहला दिन होता है या 31 दिसंबर की रात होती है, उस रात हम गोल्स लिख लेते हैं, लेकिन उनको अचीव किस तरह करना है उसका हमें रोड मैप चाहिए होता है। सुहेल साहब ने बड़ा तफसीलन बताया। उम्मीद करते हैं वो आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा यहीं पर इख्तिताम हुआ। ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने नए साल में अपने गोल्स को अचीव किस तरह करना है। हम अपने गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अचीव करने के लिए हमें एक रोड मैप चाहिए होता है। वो रोड मैप हमारे पास नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने गोल्स को भी भूल जाते हैं और हम जो अपनी ज़िंदगी जिस तरह रूटीन में गुजार रहे थे उसी तरह गुजारना शुरू कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने नए साल शुरू होते ही अपने लिए कुछ गोल्स रखे हैं उनको अचीव भी करें, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हम इनफरादी तौर पर भी तरक्की करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। हम ये तो समझेंगे कि ये आने वाला साल 2026 का साल हमारे लिए किस तरह का साल होगा, किन बुर्ज के लिए ये जो हमारे स्टार्स हैं, कौन से स्टार्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा, जिन लोगों ने स्टडीज़ करनी है या जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, तो किस तरह उनके सितारे जो हैं वो उनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों पर जाने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम जो वेस्टर्न साइड पर एस्ट्रोलॉजी होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, उसकी बात करते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ हैं। फिर हम बात करते हैं स्टार्स की, तो उनका जायचा किस तरह निकाला जाता है। इसी में फिर पामिस्ट्री भी आ जाती है, इसी में स्टोन्स भी आ जाते हैं, इसी में फाल निकालना भी आ जाता है। तो हमारा दीन भी इसके हवाले से कुछ हमें बताया जाता है कि ये शिर्क है, इनसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना, इनसे मालूमात लेना ये गलत है। तो इस पे एस्ट्रोलॉजी का इल्म क्या कहता है, इसकी कितनी हैसियत है, किस तरह इस पे हमने यकीन रखना है, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर उमर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर। जब भी एस्ट्रोलॉजी का नाम लिया जाता है तो हम लोग जब भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का नाम लेते हैं तो डॉक्टर उमर फ़ारूक का लाजमी हम नाम लेते हैं। तो इनसे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता जो हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाए और ये बताए कि हमने इस इल्म से किस तरह रहनुमाई हासिल करनी है और हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का जनाब। सर, नया साल आपको मुबारक हो सर। खैर मुबारक सर, सब अहबाब को नया साल मुबारक हो। आपने जो बात की कि ये इल्म शिरक है या ये बड़े तोहमात हैं इस इल्म के बारे में, पहले मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि बुनियादी तौर पे ये इल्म मुसलमानों का है। अगर आप इस इल्म की हिस्ट्री को देखें तो कुरान शरीफ में आयत है कि और इब्राहीम ने देखा सितारों की तरफ और कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। ठीक है, ये एक आयत है, इस्तदलाल करती है कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा कि सितारों को देख के कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तुम जाओ मेले में। अगर ये इल्म गलत होता तो इसका बार बार कुरान शरीफ में जिक्र ना आता। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम खाई है उसमें से वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसके अंदर मैंने बुर्ज, मतलब मालिक कायनात जो है वो कसम खा रहे हैं बुर्जों की। और सूरह यासीन में कि हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। अच्छा, अगर वैसे भी मैं इस इल्म का, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा, हमारे लोग ये नहीं समझते कि दीन में मना क्या है। दीन में मना है काहन के पास जाना। काहन वो थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले थे, शैतान की पूजा करते थे। ठीक है। और शैतान आसमान से जाके बातें सुन आते, उनके कानों में बताते और फिर वो आगे बता देते। ठीक, कहानत मना है। अब सूरह नहल की 12वीं आयत का तर्जुमा और जो तशरीह है वो सब आप पढ़े। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने सूरज, चांद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं। ठीक है। दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानी है। अब बताइए। अच्छा, इसमें सर आपकी बात क्या एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अल्लाह ताला हमें कहता है कि आपने तौहीद पे बिलीव रखना है, आपने प्री डेस्टिनी पे बिलीव रखना है, मैंने लोहे कलम में हर चीज़ लिख दी है, वो आपके लिए तय है। आप इससे पहले अल्लाह ताला के हम लोग जो फ़ैसले हैं उनको कैसे जान सकते हैं? वो तो अल्लाह के फ़ैसले थे, हम उनका कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आने से पहले? तो यही तो तौहीद है, उन फ़ैसलों पर बिलीव रखना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दिए हुए असूलों के मुताबिक गुजारना। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि ये सवाल आज तक मेरे से पूछे नहीं गया। देखिए, जब आप किसी इल्म को इल्मी तौर पे जानते हैं, उसकी सदाकत को परखते हैं, पहली बात यह है कि जो इल्म झूठ पे बेस करेगा वो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। ठीक। जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा तो इसका पाकिस्तान में कोई कॉलेज नहीं। ऐसे समझिए उस्ताद इकराम की खिदमत करके उनकी नवाजिश से कुछ समझ आता है, फिर आगे बढ़ने की अपनी मेहनत है। इसमें एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसने, ये जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, ये 360 दर्जात का इल्म है। ठीक। अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अल्लाह ने कहा कि हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी।
बल्कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा खुद ही मुवाहिद बन जाता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। अच्छा, जो हम शिरक के मानों में लेते हैं, शिरक हम उस चीज़ को लेते हैं कि जो हम किसी की पूजा शुरू कर दें। जैसे इस इल्म को हिंदुओं ने उठा के अपने मज़हब में दाखिल कर दी, वो नए तौर पे ये मुसलमानों का इल्म था। जब उन्होंने दाखिल कर दिया तो उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने देवी देवताएं बना ली, जोहरा देवी, फलाने देवी। ये गलत है। अच्छा, आपने कहा कि कैसे हम जान सकते हैं कि आने मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे करें। अब मैं इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब, आप एक ज़ाहिर डेफिनेटली स्कूल में पढ़े जी, जो उस्ताद होता है जो वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, फ़र्ज़ कीजिए हम एक ऐसे उस्ताद से मिलते हैं जो 10 साल से 9वीं क्लास को पढ़ा रहा है। ठीक है। तो जब 8वीं से 9वीं उसके पास आती है तो आप 10-12 दिन अभी क्लास लगे हुए होती है, आप पूछें उस्ताद जी फर्स्ट लड़का कौन आएगा, वो कहेगा फलां बंदा फर्स्ट आएगा। अब उस्ताद के पास कोई इल्म नजूम नहीं है, उस्ताद के पास एक डेटा कलेक्शन है कि ये बंदा सबक सही याद करता है, लिखने में महारत ठीक है, उस्ताद की मतलब जो उस्ताद पढ़ा रहा था उसको समझ रहा था, और इसकी एफिकेसी इतनी है इल्म हासिल करने में, लिहाजा उस्ताद का वो 10 साल का एक्सपीरियंस उसको बता रहा होता है ठीक कि बात यहाँ जाएगी। ठीक है ना जी? जी, ये जो इल्म नजूम है ये बुनियादी तौर पे अलजबरा है, इसकी वैल्यूएशंस हैं। ओके। मैं जनरली आपको बताऊं कि जायचे में जो सूरज है उसको हम वालिद से मंसूब करते हैं। ठीक है। कि अगर जायचे में सूरज बहुत तकड़ा है तो उसको अपने वालिद की भरपूर तवज्जो मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब सर टेक्निकलिटीज़ पे जाने से पहले जैसे आप बात कर रहे हैं कि बहुत अलजबरा है, अलजब्रिक है और इसको समझने की ज़रूरत है, और एक उस्ताद जो है वो बता सकता है कि आगे फ्यूचर के प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास डाटा मौजूद है। तफसीलन इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सर इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़े तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर उमर फ़ारूक से हम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे थे ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस तरह का इल्म है, कितना पुराना इल्म है। मज़ीद भी उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमने कुछ बर्थडेज़ जो हैं वो विश करनी है। हसनैन बलोच साहब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, कैरोड पका से इनका ताल्लुक़ है। इनका आज जो है वो जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. नाज़रीन इन्हीं के साथ फ़हीम शाह साहब हैं जो कि हमारे रूही टीवी के एक सीनियर कैमरामैन हैं। नाज़रीन फ़हीम साहब वो हैं जब मैं इस मॉर्निंग शो के अलावा एक और शो करता हूँ आखिर क्यों, उसकी रिकॉर्डिंग पे जब मैंने जाना था तो मेरे पहले कैमरामैन जो हैं वो फ़हीम शाह साहब थे मेरे साथ, तो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। हैप्पी बर्थडे, आज उनका जन्मदिन है। फ़हीम साहब हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to हैप्पी बर्थडे टू यू जी फ़हीम साहब। नाज़रीन इन्हीं के साथ असद जट साहब हैं, ये हमारे जो मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं सलीम साहब, उनके एक फ्रेंड हैं, उनकी भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to नाज़रीन इन्हीं के साथ हमारे सीनियर एनएलई राना रऊस साहब, उनकी भी आज बर्थडे है। नाज़रीन राना रऊस साहब जो हैं वो, मैं हमेशा क्योंकि अपने प्रोग्राम को आप बेहतर से बेहतर करने की जस्तजू में लगे रहते हैं, तो राना साहब जो हैं वो हमेशा आपको रोक रोक के बताते हैं कि तहमा साहब आपने प्रोग्राम में इस तरह करना है, आपने प्रोग्राम को किस तरह बेहतर बनाना है। तो ये भी मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, तो आज इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी राना रऊस साहब। Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात को देखते हैं बशीर साहब। उनकी भी आज जो है वो सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी बशीर साहब, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Happy birthday to you. 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 Happy हैप्पी बर्थडे टू यू जी। आप सबको जो है वो जन्मदिन मुबारक हो और अल्लाह ताला आपके जो नेक ख्वाहिशात हैं, आपके जो नेक तमन्नाएं, उन सब को पूरा करे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स एंड हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नाज़रीन, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम जो एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे थे, डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि अलजबरा है, ये इल्म जो है वो आप 2 + 2 4 की तरह एक जायचा जो है वो निकाल सकते हैं। इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, आप जो बात कर रहे थे। जी जी, देखिए जब हम जायचा बनाते हैं, एक बात याद रखिए कि एक दायरे में 360 से ज़्यादा दर्जात नहीं आ सकते। ओके, ठीक। और ये 360 दर्जात के इल्म है जिसके अंदर तमाम सितारे मूव कर रहे हैं और इन्हीं 360 दर्जात के आगे ज़मीन मूव कर रही है। ओके, आप ये समझिए कि जहाँ आज सितारे हैं यहाँ दोबारा कभी भी नहीं आएंगे लाइफ, इम्पॉसिबल। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको, जो मैंने कहा मुवाहिद जो होता है, एस्ट्रोलॉजर मुवाहिद होते हैं, वो इसमें इसरा का टाइम दर्ज करता है। ज़मीन एक नामालूम सिमत में सिरक रही है। ठीक। जो कुरान कहता है वो उसको बिल्कुल समझ जाता है कि यार ज़मीन तो एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब 12 गालिबन बुर्ज हैं और इस अगर आप अपने पाकिस्तान की आबादी ले लें तो तकरीबन गालिबन 24-25 करोड़ हमारी आबादी है। तो वो 12 जो बुर्ज हैं वो हम सब का जायचा जो है वो किस तरह बता सकते हैं, तमाम इंसानों को किस तरह बता सकते हैं? तो इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम जो है वो इस साल की तरफ जो है वो मूव करेंगे। देखिए, ज़मीन जो है ना, ये एक दर्जे के सामने तकरीबन आप समझिए 4 मिनट तकरीबन लगा लेंगे। 4 मिनट में ज़मीन मूव कर देती है, एक दर्जा। जी बिल्कुल। अच्छा, इस दुनिया में जो भी तब्दीली आती है, ये ज़मीन की जो इस महवर में अपनी जो गर्दिश है और इसमें जो वो आसमान के जो बुर्ज हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने रफ़ी दर्जात का जो जिक्र है वो इन्हीं दर्जात हैं। रफ़ी जो है, अगर आप जो मनाजिल कमर हैं उसके हवाले से जो अल्फाज को हमने ताकत दी हुई कि अलिफ बराबर है 1 के, बे बराबर है 2 के, जीम बराबर है 3 के, तो रफ़ियों के अदद 360 बनते हैं। ओके। मतलब इतना बड़ा अलजबरा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन। अच्छा, अब जो आपका सवाल है बड़ा ज़बरदस्त है कि इतने सारे लोग हैं, अब वो क्या, देखिए वो जो एक दर्जा ज़मीन में मूव करना है तो एक बुर्ज ज़मीन के सामने तकरीबन 2 घंटे रहेगा। ओके। इसी बुर्ज में चांद ट्रेवल करेगा। मतलब सूरज एक दर्जा रोज़ एक बुर्ज का क्रॉस करके आगे चला जाएगा। मतलब अगर वो बुर्ज हमल जो पहला बुर्ज है उसके 0 दर्जे पे आया तो अगले दिन जो सूरज निकलेगा वो पहले से 0 से पहले दर्जे पे सूरज पहुंच चुका होगा। ओके। ओके। अगले दिन 1 से 2 दर्जे पहुंच चुका होगा। इस तरह उसको हम, वो उसकी मूवमेंट आगे से आगे जा रही है जिससे दुनिया में मौसम बदलता है। अच्छा, और ये इट इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर कोई शख्स इसको सीखना चाहे तो वो किस तरह सीख सकता है? कि कोई किताबें मौजूद हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स इस तरह के मौजूद हैं, या गंडा बंद जो हम बात करते हैं कि हमें शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी, उस तरह शागिर्दी में आना पड़ेगा किसी की? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब मैं ये इल्म सीखना चाहता था तो मुल्तान में ये जो किला कोहना कासम बाग है जी, इसकी जो उतरने वाली जगह है घंटाघर की तरफ, वहाँ पे 100 काल नजूमी बैठे थे। मैं उनके पास भी बैठता था, सही। उनसे देखने के लिए क्या इल्म आता है। उस्ताद ढूंढता था, उस्ताद नहीं मिलता था। ये जो मेरे उस्ताद की तलाश थी ये मुझे 96 में ले गई भावलपुर। अब्दुल रहीम रिंद साहब मेरे उस्ताद बने। उन्होंने मुझे अलजबरा, ये जो इल्म नजूम है, ये पढ़ाना शुरू किया। ओके। फिर इस इल्म में मज़ीद तलाश जो मेरी और ज़्यादा बढ़ी तो मैं 97 में कराची गया, ज़िंदगी में पहली मरतबा। वासफ बन्नी साहब के मैं शागिर्द बना। उनकी मैं समझता हूँ वासफ बन्नी साहब का मैं शागिर्द हूँ जिनकी बनी तफहीम आती है। अगर उस्ताद मोहतरम वासफ बन्नी साहब मुझे ना पढ़ाते तो मैं ये इल्म छोड़ जाता, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवालात थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। तो क्योंकि इस इल्म पे कदगन लगाया गया, ये शिरक है, तोहमात है, फलां है, ढिमकां है, जबकि ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। ये डेटा कलेक्शन है। ओके। और जो इल्म
आपको आपके आने वाला रास्ता बताए, वो कैसे गलत हो सकता है। ठीक। अच्छा सर, हम अब जो हमारे नाज़रीन भी वेट कर रहे होंगे ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें कि उनका ये साल किस तरह रहेगा, उसके ऊपर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। उस पर जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मैं हुमा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी हुमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाह रही थी कि 2026 मेरे लिए सही रहेगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर और 1983। ओके, तो 1983। मैं ये ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपका जो है वो सवाल सुन लिया। मैं चाहूँगा आपको जो है वो तफसीलन जवाब दें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। अब देखिए, हुमा साहिबा ने ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी ना, ये अनकम्प्लीट है। ओके। अच्छा, अब मैंने अर्ज़ किया ना कि ये जो ज़मीन की मूवमेंट है, ये 2 घंटे एक बुर्ज ज़मीन के सामने रहते हैं। ओके। अब जिस वक्त में ये पैदा हुई, जिस शहर में पैदा हुई, तारीख तो उन्होंने बता दी। जब ये टाइम बताएंगी तो हम उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे कि ज़मीन जो मुल्तान की ज़मीन थी, फ़र्ज़ कीजिए मुल्तान में पैदा हुई, तो किस बुर्ज के सामने थी। ठीक है, वो बुर्ज इनका बुर्ज करार दिया जाएगा और फिर उस दिन के सारे सितारे लिखे जाएंगे। उस दिन के जो है वो सारे सितारे लिखे जाएंगे। उम्मीद करते हैं गुमा साहिबा आपको जो है आपका जवाब मिल गया होगा और डॉक्टर साहब जो है वो यहीं पर मौजूद हैं। अगर आप तफसीलन कोई भी मजीद जो है वो उनसे कुछ सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम 2026 के ऊपर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और डॉक्टर उमर फ़ारूक जो है वो बड़ा तफसीलन समझा रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी का इल्म क्या है, कितना पुराना इल्म है और किस तरह इससे जो है वो प्रेडिक्शंस की जाती हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमसे जानते हैं कि 2026 का इसका साल जो है वो हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए किस तरह रहेगा। जी सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए ये साल किस तरह रहेगा। देखिए जी, जो मैं एस्ट्रोलॉजी में पाकिस्तान का जायचा बनाता हूँ, मैं आज प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये जो साल 2026 है, ये ऐसे समझिए कि हमारे मुल्क में नई चीज़ें लाएगा। ओके। मायूसी और ये जो घबराहट की फ़ज़ाएँ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी और जायचे में जो बहुत बड़े सियारगान हैं, जिसमें प्लूटो है, नेपच्यून है और यूरेनस है, ये आपस में पहले भी पॉजिटिव हुए, अब दोबारा पॉजिटिव होने की सिमत में जाएंगे। ठीक है। और इनका पॉजिटिव होना बहुत अहमियत रखता है। आप ये समझिए कि अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग उतरती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तानी कौम पर। लेकिन अब ये ना समझें कि ये कल सुबह आ जाएगी। इसमें जो सितारे मुकम्मल होंगे जुलाई में जाके मुकम्मल होंगे, जो अपनी वो जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। तो वैसे भी पाकिस्तान के जायचे के चौथे खाने में मुश्तरी आया बैठा है, जो अपने बादशाह के मुकाम पे है, वहाँ ज़ोहरा, चाँद, तारत, इन सब से ये किरान कर चुका है। ओके। तो ये असल में जायचे का वो कुलिया है जो ये कहता है कि बच्चा जो पैदा हुआ, जब ये बच्चा बूढ़ा होगा या अपनी रिटायरमेंट एज में जाएगा तो बहुत मालदार होगा। ठीक है। इस वक्त सितारे आने का मतलब ये है। अब नेपच्यून जो है पाकिस्तान के जायचे में जब से पाकिस्तान बना पहली मरतबा पहले खाने में पहुंचा। ओके। ठीक है। फर्स्ट टाइम। अब ये यहाँ पे आया तो इसने अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर देनी है। इवन आप देखिए यहाँ पे आने से पहले अभी तो वो आया और वर्ष होके वापस गया, फिर वापस आ रहा है। आप देखिए एक नई जो है जिसे क्या कहते हैं, जो नई जनरेशन सामने आ रही है, जी, जनरेशन अल्फा, जनरेशन जी, जनरेशन जी। जी। अब ये जो लोग पैदा हुए इस वक्त में सियारगान एक और जगह पे कम्युनिकेशन कर रहे थे। ओके। अब ये जो लोग सामने आएंगे, मैं समझता हूँ कि अब इनका नुक्ता अरूज आने की सिमत है। नुक्ता अरूज आने की सिमत है। इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा।
मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब वो कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। बता रहे थे पाकिस्तान के हवाले से कि ये साल किस तरह रहेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त तरक्कियों भरा साल, और अगर हम खसूसी बुर्ज की बात करें, अगर हम इनफरादी ज़िंदगी पे आ जाएँ, तो कौन से बुर्ज हैं जो इस साल तरक्की करेंगे और कौन से बुर्ज हैं जो इस साल थोड़ा सा उनको संभल के कदम जो है वो रखना चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ जी, एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं कामयाब हूँ। जी, आप गए स्कूल, जी, आप स्कूल से 2 मिनट लेट हुए, आपके पीटीआई टीचर ने ये नहीं कहा कि कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा हाथ निकालो, 2 डंडे बिल्कुल। खाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, अब आपने वहाँ से इल्म सीखना शुरू किया। आज आप जहाँ बैठे हैं, देखने को तो बड़ी अच्छी जगह है जहाँ बैठे हैं, लेकिन जो आपने फासला तय किया, बिल्कुल। जो मुश्किलात देखी, आपके पेरेंट्स ने देखी, कैसे आपकी फीसें दी, आपके कैसे कपड़ों का ख्याल रखा, हर पेरेंट्स कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो हमारा जायचा है, ये कहता है उम्र के पहले 27 साल में एक रगड़ा लगेगा। ठीक है। अब किसी को थोड़ा लगेगा, किसी को कम लगेगा। हिंदुओं ने इस रगड़े के टाइम को 7.5 करार दे दिया, और क्योंकि उन्होंने इस इल्म को अपने दीन में दाखिल कर दिया, तुझे ये 7.5 लगी, तुझे फलां लगे, ये शिरक है। क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम इस इल्म को नहीं जानते, हम तो अल्लाह को जानते हैं। बिल्कुल। और दुआ फिर कहाँ गई अगर यही सारा कुछ है? बिल्कुल जी। तो बल्कि अगर आप इस इल्म की गहराई को पढ़ें तो इसके अंदर लोगों के बुर्ज जहाँ पता चलते हैं, उनकी शख्सियत पता चलती है, वहाँ उनके इसमें आज़म भी पता चलता है। मतलब अगर किसी बंदे का बुर्ज हमल है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो पैदा हुआ है, आप समझिए कि 30 मार्च को, किसी भी साल में 30 मार्च को पैदा, लेकिन सूरज निकल रहा था जब वो पैदा हुआ। ठीक है। सूरज निकलने से थोड़ा पहले, 5-7 मिनट 10 मिनट पहले लगा लें, मैं ये कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। अब उसका बुर्ज हमल होगा, जिनका बुर्ज हमल होगा उनका 17 मरीज होगा, उनके अंदर जरूरत पाई जाएगी। ये वो लोग हैं जो बिल्ट इन इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जी, जो मशीनें ईजाद करेंगे, जो रास्ते बहुत अच्छे बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, इनके अंदर कुदरत ने सलाहियत रखी होगी। तो अगर आप इस इल्म को बड़े गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियर जो सबसे बड़ा अल्लाह है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ने एक बंदा पैदा किया, वो ईसाइयों में पैदा हो गया, लेकिन अल्लाह ने उसको कहा कि तू वैक्सीन बनाएगा बीमारी की। बिल्कुल। वहाँ से उसको वो ट्यून करके भेज दिया, अब वो लगा हुआ है वैक्सीन बनाने पे। अल्लाह का हुक्म है। दुनिया में पेट्रोल मौजूद था, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा डिस्कवर हो, गैस मौजूद थी, अल्लाह ने चाहा डिस्कवर हो, अल्लाह ने वो बंदे पैदा कर दिए, उन्होंने डिस्कवर किया, उसको निकालने का कायदा नहीं। अब सबसे बड़ा इंजीनियर कौन हुआ? अल्लाह हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, जिसने 360 दर्जात में तमाम चीज़ें बनाई। आप बुनियादी तौर पे जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप समझिए आप अल्लाह की इंजीनियरिंग का मुताला करने की कोशिश करते हैं। वैसे बतौर मुसलमान मेरा ये ईमान है कि खालिक के फैसले मखलूक नहीं जान सकते, लेकिन इस इल्म से आप खालिक की बड़ाई तो जान सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज आप जाइए किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखिए, किसी मुल्क में जाइए, जर्मनी में जाइए, 300 साल पुराना ये गिरजाघर है, इतने साल लगे जी इसको बनते बनते। अब आप जब देखेंगे तो आप उसकी इमारत को देख के आप हैरान होंगे कि यार आखिर इंसानों ने बनाई है, उस वक्त में कैसी इंजीनियरिंग थी, कैसे बनाई। तो इस दुनिया को चलाने का जो निज़ाम अल्लाह ने वज़ा किया, उसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। और ये एक ऐसा आप समझिए कि सॉफ्टवेयर बंदे को समझाता है कि यार ये बंदा है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इन चीज़ों से इसको नुकसान होगा, इन चीज़ों से इसको फ़ायदा होगा। और यही जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है वो मेरे ख्याल है आपको भी बताता है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, फील्ड कौन सा बेहतर है। अब मैं उस तरफ आता हूँ जो आपके सवाल है। अब जो 2026 है, अब इसमें ज़रा हर बंदे होंगे, बिल्कुल 17 साल के भी होंगे, 27 के भी होंगे, 37 के भी होंगे, 47 के भी होंगे, लेकिन वो लोग जो 30 से नीचे होंगे, अब उन्हें कुछ रगड़े से उनकी जान निकलना शुरू होगी। कि जान निकलने से मुराद ये है कि रगड़े से निकलते जाएंगे, ठीक है, रगड़े का वक्त ख़त्म होता जाएगा। ठीक, अब आप ऐसे समझिए कि एक वक्त में लोग पैदल सफ़र करते थे, फिर बैलगाड़ी बनी, जिसने पहिया ईजाद किया, अगर आप पहिए गौर से देखें वो भी 360 दर्जात में है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहिए की ईजाद को दुनिया का सबसे बड़ी ईजाद कहा गया, जिसके बाद तरक्की का एक सफ़र शुरू हुआ। तो ये एस्ट्रोलॉजी है बुनियादी तौर पर। जब मैं पहिया देखता हूँ, गाड़ी का स्टीयरिंग देखता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ आती है। इवन आपका ये जो मेज़ हमारे सामने है, अगर इसको हम एक क्रॉस लगाएं तो ये 360 दर्जात के अंदर आ जाएगा। ओके। इंजीनियरिंग की बुनियाद, दुनिया की किसी इंजीनियरिंग की बुनियाद 360 दर्जात।
ये एक इतना बड़ा मतलब इसका एस्ट्रोलॉजी का कायदा कुलिया है कि आपको उसी से चीज़ समझ। आप एक बीज ले लें, किसी भी दरख्त का बीज ले लें, आप उस बीज को क्रॉस लगा के जीरो करार दें, उसको दायरा दें, वो 360 दर्जात में आ गए। जब इंसान पैदा होता है माँ के पेट में होता है तो वो यूं होता है, आप जीरो के यहाँ से करार दें, दायरा लगाएं, ये 360 दर्जात में आ गए। इस तरह अब जो 2026 है, अब जिन जिन लोगों के पैदाइशी तारे तगड़े थे, ठीक है, अब वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप देखिए, मैं मिसाल देता हूँ, मोबाइल आया, पहले तो सिर्फ कॉल सुनने रिसीव करने के लिए आया, फिर मैसेजेस आ गए। बिल्कुल। उसके बाद आज मोबाइल ने कितनी तरक्की की कि आपके उधर कोई पैसे आपको भेजता है, आपके मोबाइल में मैसेज आता है, जनाब फलाने आपको पैसे आपके अदा कर दिए, आपने बिल भरना है, आप यहीं बैठे हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। ये वो चीज़ें हैं जिनका पहले से ही इसे वो मजबूत है, ये साल उनके लिए जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा जैसे आप बता रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इस साल की बात करें 2026 में मजमूई तौर पर, क्या ये साल कारोबारी हजरात के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा या जॉब के अंदर जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा ताकि मजमूई तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सके। इसका जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन माज़रत खां हमने ब्रेक की तरफ भी जाना होता है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मज़ीद भी सवाल तफसील गुफ्तगू करेंगे, so we will be right back. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि 2026 किन बुर्ज के लिए जो है वो बेहतर रहेगा, और उन्होंने बताया कि जिनका जो है वो 30 से जो लोग नीचे हैं वो लोग अब थोड़ा जो है वो उनके ऊपर जो स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था उससे थोड़ा सा निकलना जो है वो शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह जो है वो उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से सवाल किया था कि कारोबारी हजरात के लिए ये साल बेहतर रहेगा, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप करना है, या जॉब पेशा अफराद हैं जो हम जैसे लोग जो हैं वो किसी इदारे के लिए काम करते हैं, उनके लिए ये साल जो है वो बेहतर रहेगा? जी डॉक्टर साहब, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने अर्ज़ किया कि मंसूबात हैं जिनके मुताबिक ज़ायचे चल रहा है। ठीक है। ज़ायचे का 10वां खाना उस बंदे के रोज़गार से ताल्लुक़ रखेगा। अब उसमें जो सितारे हैं वो बताएंगे ये ज़्यादातर बंदा अपने जॉब को तरजीह देगा या अपने कारोबार करेगा, क्या करेगा। ये आप ये समझिए कि जैसे आप समझिए कि अल्ट्रासाउंड मशीन है, अब कुछ लोग मशीनें बेच रहे हैं, कुछ उससे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कुछ उसको ठीक करके पैसे कमा रहे हैं। इस तरह दुनिया के एक निज़ाम है जो अल्लाह ने चलाना है। ठीक है। तो अब जो लोग मैं समझता हूँ कि 30 ईयर से अबव जाएंगे, उन सब के लिए, तमाम बरूज वालों के लिए आहिस्ता आहिस्ता वक्त बेहतर आएगा। ठीक। एक बात याद रखिए, किसी एक बुर्ज के मातहत, एक बुर्ज और एक सितारे के मातहत फ़कीर भी पैदा हो सकता है और बादशाह भी पैदा हो सकता है। ठीक है। सितारा जो है एक वक्त में बादशाह होता है, एक वक्त में वो फ़कीर होता है, एक वक्त में उसको अरूज होता है, एक वक्त में उसको ज़वाल होता है। अब ज़वाल के वक्त पे जो पैदा होगा उसका जब अरूज आएगा थोड़ा सा उसको फ़ायदा होगा। ओके, ठीक। जो बंदा अरूज के वक्त में पैदा हुआ, जब अरूज आएगा उसको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो इसका अंदाज़ा जो है वो हम इसे ओवरऑल नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपकी बात से अखज़ करूँ तो जायचा बनाने की ज़रूरत है, और फिर जो है वो एक्सप्लेन करके हम बता सकते हैं। अच्छा, ये तो फिर इसमें हम लोग जो अखबार में पढ़ते हैं डेली का कि ये बुर्ज आज के दिन इसके लिए बेहतर रहेगा, ये साल बेहतर रहेगा, हम लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखते हैं, 1-1 घंटे की वीडियोज़ बनाई होती हैं एस्ट्रोलॉजर्स ने, उसकी फिर क्या इसमें अहमियत है? देखिए, पहले आप इल्म की गहराई को समझें। ट्विन्स हैं, बच्चे पैदा होते हैं दो, एक बहुत अच्छा पढ़ जाता है, एक नहीं पढ़ता। ठीक है। एक इस मुल्क में रहते हैं, एक इस मुल्क को छोड़ के। बल्कि मेरे पास ऐसी बड़ी बड़ी इस पे मेरा रिसर्च वर्क है, तो ट्विन्स के जायचे भी डिफरेंट होंगे। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जायचा एक तकसीम का नाम है कि आपने तकसीम करके उसकी शख्सियत देखी, तकसीम करके दूसरी की शख्सियत देखी। तो ये जो कहते हैं पूरा महीना एक बुर्ज चलता है, ये सब गलत है। ठीक है। सब इनको बेचारों को ना इल्म समझ आया, ना इल्म की अफादियत समझ आई। अगर एक ही पूरा महीना बुर्ज चले तो एक महीने में जितने बच्चे पैदा हो सारे डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल। एक महीने में पैदा हो सारे इंजीनियर बन जाए। ये वो जो बुनियादी सवाल मैंने आपसे शुरू में किया था, ये उसका जवाब है। ये उसका जवाब है। अब आप देखिए, ट्विन्स डिफरेंट नहीं। मैंने पिछले दिनों एक मेरे मतलब जैसे आप इल्म कोई देख रहे होते हैं, तो मेरे पास था कि एक दिन जायचा एक ऐसा आएगा जिसमें मैं फंसूंगा। मेरे पास था, और वो जायचा अब आया।
कराची से 2 भाई हैं ट्विन, मैंने उनका जायचा बनाया, फिर मैंने उनसे बात की, वीडियो के ऊपर उनको देखा। मैं दावे से कहता हूँ कोई बंदा नहीं बता सकता कौन सा नाम किसका है, कौन सा नाम किसका है, इतनी मस्त। अच्छा। लेकिन मैंने उसकी वालदा से कहा, मैंने कहा इन दोनों में से एक बच्चा दी है। उन्होंने कहा हाँ जी एक ज़िद्दी है। मैं कहा छोटे वाला ज़िद्दी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल छोटे वाला ज़िद्दी। अब ये वो मेरी तहकीक थी जो जायचे पे मैंने की। ऐसा नहीं है मुझे कहीं से ये किताब से मिल गई, नहीं, मेरी ज़ाती तहकीक जिस पर ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमने उससे फ़ायदा लेना है। उसे ये नहीं कहना कि ये शिरक है, ये फलां है, नहीं, बिल्कुल। इल्म को समझने के लिए ये बात समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया चलानी है और उसने अपनी मर्जी के मुताबिक लोग पैदा करने हैं जिन्होंने दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ताउन आता था, वो मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी, लोग मर जाते थे, लोग कहते हैं शहर के शहर खाली हो जाते थे। फिर अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा किए जिन्होंने वैक्सीन ईजाद की, टीबी का कला कमा हुआ, फलां जो बीमारी थी उसके आज पहले आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या हिंदुओं ने अपने मज़हब का क्योंकि इसको हिस्सा बना लिया, उसमें 60-70 को ऐड कर दिया। अब 60-70 जब भी लगती है तो उसके लिए वो कहते हैं जी लाल धागा बांध लें, फलां अंगूठी पहन लें, फलां पत्थर पहन लें, तो उसका जो है वो एक पत्थर के बारे में कहा जाता है कि पहले आप पे कोई बुराई आएगी तो पहले वो पत्थर ले लेगा, वो टूट जाएगा और उसके बाद जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों से किस तरह निकलना है? देखिए, पहली बात ये समझिए, ये जिसको 60-70 बोलते हैं ना, वो होता है कि जब आप पैदा हुए उस तारीख, उस ईयर में जहाँ चांद था, चांद बुर्ज हमल में था। अब ज़ैचे पैदाइश में पहली मर्तबा जब बुर्ज हौद में ज़ोल जाएगा, ठीक है, तो आपके 7.5 साल मुश्किलात के आ जाएंगे। ये कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है। इससे मैं गुजारिश करूंगा इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा और बिल्कुल हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स है, अगर आप कौम को कोई पैगाम देना चाहें नए साल के हवाले से तो वो भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। देखिए, ये नए साल के हवाले से तो मेरा अपनी पूरी कौम को ये पैगाम है कि मुत्तहिद रहें और अल्लाह से बेहतरी की तवक्का रखें, अल्लाह को याद रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतरी की सिमत में इसी साल में जाना शुरू हो जाए, इसी साल में जाना जो है वो शुरू कर देंगे। डॉक्टर उमर फारूक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आप लाए आज के प्रोग्राम में और बड़ा आसान अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश की नाजरीन को कि ये इल्म क्या है, इससे हमने फ़ायदा किस तरह उठाना है और इसके साथ जो लिंक्ड मिथ्स हैं उसको भी आपने बस किया। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आपकी का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको, आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। नया आने वाला साल आप सबको मुबारक हो और नया आने वाला साल, जिस डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक खुशियों भरा साल है और इसमें जो है वो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और इनफरादी तौर पर हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।